हेलो एवरीवन बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का इस जेएनसी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है ये राजस्थान, यूपी ट्रिपल एससी, बीटीएससी बिहार और ट्रिपल एससी ओडिशा, एमपी, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, डीएसएसबी, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, इसके अलावा अपन के इंडिया में किसी भी कोने में बैठा अगर कोई भी स्टूडेंट जो एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस क्लास के अंदर वो टारगेट एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर मिलेंगे। बेसिकली इस क्लास में वो एमसीक्यू डील होंगे जो या तो आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हो या उनके जैसे आए हो या आपका सिलेबस जो बोलता है या आने की बहुत ज्यादा संभावना है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अपन एक एमसीक्यू से बहुत सारे एमसीक्यू डील करेंगे, एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन सीखेंगे एक क्वेश्चन से। कुल मिला के अपनी क्लास के अंदर 100+ क्वेश्चन सीखेंगे। तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, क्लास को शेयर जरूर करें। इस क्लास का बेनिफिट अपने को, अपने चाहने वाले को, अपने चहेतों को, अपने दोस्तों को, अपने सहेलियों को, सबको होगा। बिना किसी डिले के आज की अपनी क्लास, आज का अपना सेशन एक बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं और ये सेशन आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश रहेगी हमारी। बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है, तो आखिर तक बने रहे। तो बिना किसी डिले के आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी क्लास का पहला एमसीक्यू, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में राइट आंसर देना है। कमेंट बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा व्हाट इज द फर्स्ट वैक्सीन गिवन टू ए न्यूबॉर्न, एक न्यूबॉर्न होता है उसको पहली वैक्सीन कौन सी दी जाती है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फर्स्ट वैक्सीन गिवन टू ए न्यूबॉर्न, नवजात को दिए जाने वाला पहला टीका कौन सा है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे। यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बीसीजी, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पोलियो और इसके अलावा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हेपेटाइटिस बी। आप सभी को पता है सर 8 बर्थ के ऊपर बहुत सारी वैक्सीन लगाते हैं। कौन कौन सी मुख्य तौर पे लगाते हैं अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग। व्हाट इज द फर्स्ट वैक्सीन गिवन टू न्यूबॉर्न, एक न्यूबॉर्न को पहली वैक्सीन कौन सी दी जाती है, नवजात को दिए जाने वाला पहला टीका। तो आपको याद रखना 8 बर्थ के ऊपर 3 टीके लगाते हैं। कितने टीके लगाए जाते हैं, 3 टीके। कौन कौन से सर, एक तो अपन पोलियो को लगाते हैं जिसको बोला जाता है ओपीवी, दूसरा टीका लगाया जाता है एक और जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी, इसके अलावा एक और टीका जन्म के समय लगाया जाता है उसका नाम है बीसीजी। जो ओपीवी का टीका है ये आपको पोलियो से प्रिवेंट कराता है। किसे प्रिवेंट करवाता है सर, पोलियो से प्रिवेंट करवाता है। ये हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंट करवाता है। और बीसीजी जो वैक्सीन है ये आपको ट्यूबरक्लोसिस मींस क्षय रोग, टीबी से प्रिवेंट करवाता है। किससे प्रिवेंट करवाता है सर, अपन को टीबी से प्रिवेंट करवाता है बच्चे को। ये सारे के सारे टीके न्यूबॉर्न को एज ए प्रोफाइलैक्सिस यूज में लेते हैं। प्रोफाइलैक्सिस का अर्थ है क्या उस बच्चे को जन्म होते ही पोलियो था, नहीं सर, फिर भी अपन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसे आगे जाके पोलियो नहीं हो। हेपेटाइटिस बी क्यों लगाते हैं, आगे जाके उसे लाइफ में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन नहीं हो, आगे जाके उसे टीबी नहीं हो, इस कारण ये तीनों टीके लगाए जाते हैं। लेकिन जो ओपीवी दी जाती है
ये बेसिकली ओरल दी जाती है। हेपेटाइटिस बी है, इसका टीका IM लगता है, और BCG का टीका है, हमेशा याद रखना आपको, इंट्राडर्मल लगता है। कैसे लगता है सर? इंट्राडर्मली लगाया जाता है। अगर ओरल में बात करें OPV, तो ये एक प्रकार की लाइव वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है सर? लाइव वैक्सीन है। और इसका जो ओरली अपन 2 ड्रॉप दी जाती है। कितनी ड्रॉप दी जाती है नवजात को? 2 ड्रॉप दी जाती है, 2 बूंद जिंदगी की। आपने नाम तो सुना होगा, 2 ड्रॉप ओरली पोलियो की वैक्सीन, OPV वैक्सीन जो लाइव होती है, 8 बर्थ के ऊपर बच्चे को पिलाते हैं। IM हेपेटाइटिस बी, ये हमेशा 0.5 ml लगाई जाती है। IM हमेशा बच्चे के अंदर 0.5 ml, कोई भी IM वैक्सीन हो या सबकुटेनियस वैक्सीन हो, 0.5 ml लगाते हैं। ये तीसरी इंट्राडर्मली, ये हमेशा 8 बर्थ के ऊपर 0.05 ml लगाते हैं। अगर 8 बर्थ के ऊपर अगर नहीं लगाई अपन है, तो अपन 0.1 ml लगाते हैं, वो लगाते हैं 4 वीक के ऊपर। लेकिन जो BCG का टीका है इंट्राडर्मली किस साइड में लगाते हैं? तो लेफ्ट साइड में लगाते हैं, हमेशा राइट में नहीं लगाते हैं, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट अपर आर्म डेल्टोइड मसल्स यहाँ पर लगाते हैं, लेफ्ट अपर आर्म डेल्टोइड मसल्स। हेपेटाइटिस बी, ये भी हमेशा लेफ्ट साइड में लगाए जाते हैं, लेकिन IM बच्चे में लगता है वास्टस लेटरलिस मसल्स के ऊपर, मींस थाई के अंदर। आप बोलोगे हमेशा लेफ्ट थाई के अंदर लगता है हेपेटाइटिस बी। OPV जो लाइव वैक्सीन है, सभी ने दी थी। तो ये सारा चीज आपको याद रखनी है 8 बर्थ के ऊपर। लेकिन इन तीनों चीजों में से अगर से तीनों ही ऑप्शन अगर क्वेश्चन में हो तो क्या करोगे? अगर OPV है, हेपेटाइटिस बी है, BCG, तीनों में से पहला टीका कौन सा लगेंगे? तो आपको हमेशा याद रखना हेपेटाइटिस बी है, इसको भी लगाया जा सकता है फर्स्ट। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो आपको फर्स्ट बोलना है BCG का। लेकिन हेपेटाइटिस बी है, इसको 24 घंटे के अंदर अंदर लगाना जरूरी होता है। तो इस कारण अपन हेपेटाइटिस बी है उसको प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग DPT और MMR 8 बर्थ पे लगाते नहीं है। पोलियो को बाद में पिला सकते हैं, 1-2 दिन के बाद में, या सबसे बाद में पिलाते हैं। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा सर? A होगा। इस इंपॉर्टेंट MCQ के बाद में एक और छोटा सा MCQ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर राइट आंसर देना है। कौन सी बीमारी को टीकाकरण में वैश्विक स्तर पर समाप्त कर दिया गया है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। विच डिजीज इज इरिडिकेट या इरिडिकेटेड बाय वैक्सीनेशन ग्लोबली, कि वो कौन सी बीमारी है जो अपने विश्व से, अपने संसार से पूरी की पूरी इरिडिएट कर दी गई है, मीन्स समाप्त कर दी गई है, कि ये बीमारी अब अपने पूरे के पूरे विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर प्रेजेंट नहीं है। विच डिजीज इज इरिडिकेटेड मीन्स समाप्त कर देना, कौन सी वैक्सीन है? सॉरी, कौन सी डिजीज है? क्योंकि डिजीज को अगर अपन ने ग्लोबली समाप्त किया है, अगर किसी भी डिजीज को अगर समाप्त किया है, मीन्स इरिडिकेट किया है, तो उसके लिए उस डिजीज की वैक्सीन है वो बहुत ज्यादा रोल अदा करती है। कौन सी वैक्सीन से कौन सी डिजीज को इरिडिकेट कर दिया गया है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो पोलियो अभी तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में चल रहा है, ये आंसर हो नहीं सकता। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, अभी ट्यूबरकुलोसिस के बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंडिया का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, इसमें 25 तक टीबी है उसको कम करना है, और 30 तक टीबी की, सॉरी 25 तक टीबी से होने वाली डेथ को कम करना है, और 30 तक टीबी को पूरी की पूरी इंडिया से गायब करनी है, मीन्स एलिमिनेट करनी है। मिजल्स भी अभी से होता है, खसरा होता है, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स है इसका लास्ट अगर पूछा जाए ना, लास्ट केस कब मिला गया ग्लोबली, लास्ट केस कब आया था स्मॉल
पॉक्स का जो बोला जाता है अपन चेचक, चेचक का लास्ट केस कब देखा गया था सर? तो आपको बोलना है सोमालिया के अंदर, सोमालिया में लास्ट केस देखा गया था 1980 में देखा गया था। अगर डेट पूछा जाए ना 8 मई 1980 को इसको इरिडिकेट किया था, लेकिन सोमालिया में लास्ट टिकाया था 1977, 1977 लास्ट केस देखा गया था। तो लास्ट केस चेचक का कब देखा गया? तो आपको बोलना 1977, और कहां पर? सोमालिया में। लेकिन उसके बाद में चेचक है, चेचक को इरिडिकेट कब किया? इरिडिकेटेड WHO ने कब बोला कि इस चेचक का अभी हमारे पास कोई भी केस नहीं प्रेजेंट है पूरे ग्लोबली या पूरे विश्व के अंदर। तो दो चीजें याद रखना, स्मॉल पॉक्स जिसको चेचक बोलते हैं, लास्ट केस 1977 में सोमालिया में देखा गया, लेकिन इसको एडिकेट या समाप्त कब कर दिया गया? WHO के द्वारा। कौन करता है इसको समाप्त? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 8 मई 1980 को WHO ने बोल दिया अब हमारे विश्व के अंदर कोई भी चेचक रोग से पीड़ित व्यक्ति नहीं है, और चेचक है पूरा के समाप्त हो गए हैं, WHO ने बोल दिया। लेकिन स्मॉल पॉक्स ये चेचक है, इसकी वैक्सीन आई थी या इसका टीका आया था, जो आया था 1796 में, मीन्स 1796। उस दौरान एक चेचक का टीका बनाया गया था एडवर्ड जिनर के द्वारा, और इस चेचक के टीके से चेचक को समाप्त किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चेचक, स्मॉल पॉक्स। उसके बाद में नेक्स्ट MCQ, विच थेरेपी इज कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग फोबिया? फोबिया क्या होता है सर? कौन सी थेरेपी देंगे फोबिया के अंदर? बेसिकली फोबिया होता क्या है ये भी देखेंगे अपन, और फोबिया का अर्थ होता है डर। चलो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, राइट आंसर दो कमेंट बॉक्स के अंदर बिना कॉपी पेस्ट किए। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। फोबिया के इलाज के लिए आमतौर पर कौन सी चिकित्सा उपयोग की जाती है? तो फोबिया का अर्थ क्या होता है? डर। सर ऐसा कैसा डर? लाइक आपको किसी कुत्ते से डर लग रहा है, किसी को बिल्ली से डर लग रहा है, किसी को इंजेक्शन से डर लग रहा है, किसी को डेथ से डर लगता है, किसी को लव से डर लगता है, और कोई कोई तो ऐसे होते हैं जिनको फीमेल से डर लगता है। किससे डर लगता है? फीमेल से। किसी को लगता है शादी से, किसी को लगता है मेल से। तो कुत्ता बिल्ली इन सब से अपन को डर लगता है, उससे कभी भी अपन फियर नहीं बोलते हैं। एक फियर अलग चीज होती है और एक होता है डर अलग, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फोबिया का अर्थ क्या होता है? पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट से जो डर लगता है उसे बोला जाता है फोबिया। पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट से डर लगना, लाइक कुत्ता बिल्ली, इंजेक्शन हो गया, इन सब से डर लगता है, इनको क्या बोलते हैं सर? फोबिया बोलते हैं। और फोबिया के इलाज के लिए कौन सी थेरेपी यूज में लेते हैं? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके साइकेट्रिक में से। तो कभी भी इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी इसके अंदर यूज में नहीं ली जाती है, ये यूज में लेते हैं सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट के अंदर। साइको एनालिसिस थ्योरी इसके अंदर यूज में नहीं ली जाती है, क्योंकि साइको एनालिसिस थ्योरी है, इसके अंदर एनालिसिस किया जाता है कि जो बच्चा होता है उसका विकास हो रहा है, टाइम से टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्रेन का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अंदर देखा जाता है। और फियर एक को अब सबको ग्रुप थेरेपी देने का औचित्य क्या है? मान लो फियर एक इंसान को है, सबको साथ में ग्रुप थेरेपी देने का क्या औचित्य है? नहीं देते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मीन्स CBT। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर? ए होगा, कॉग्निटिव बिहेवियर
थेरेपी मीन्स उसके बिहेवियर को चेंजेस करना। लाइक वो बोल रहे हैं कि गली के अंदर कुत्ता खड़ा है, मेरे को डर लग रहा है बाहर दुकान पे जाने के लिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप खुद जाके बताओगे ले मैं जा रहा हूँ, मेरे को डर नहीं लग रहा है। फिर उसको हाथ पकड़ के साथ में लेके जाओगे, कुत्ता खाए तो मेरे को बता देना कि नहीं खा रहा है। 2-3 बार ऐसे करोगे ना तो वो कुत्ते से डरना बंद हो जाएगा कि कुत्ता खड़ा है, क्या कुत्ता, मैं तो भगा दूंगा, है ना। तो ऐसे करके वो अपना आप ही चला जाता है। कुल मिला के ऐसे डर होते हैं। लाइक आपको इंजेक्शन से डर लग रहा है, कभी एक बार ऐसे इंजेक्शन लगाना, लड़कियों को बहुत डर लगता है, और उस इंजेक्शन के चक्कर में उनको इतना बुखार होता है, फीवर होता है, कोई भी बीमारी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, फिर भी इंजेक्शन नाम लेते हैं ठीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा घबराती है। तो कुल मिला के जिस इंजेक्शन से घबराते हैं ना, तो इंजेक्शन आप लगा के दिखाओगे, कैसे लगाओगे उसके नहीं, पहले आप खुद की इंजेक्शन लगाओगे। देखो मेरे इंजेक्शन लगा रहे हैं, पानी का लगा सकते हैं अपन, इंजेक्शन लगा रहे हैं ठीक है, या किसी और के लगा रहे हैं, देख इसके तो दर्द नहीं हुआ, अपन ऐसे समझाना है कि ठीक है। अब उसके लगा के देखते हैं कि वाह दर्द नहीं वाह, ऐसे ट्राई करेंगे तो इंजेक्शन से जो डर लगता है वो भाग जाएगा। जैसे शादी वाला है, ऐसे ही आप एग्जांपल देके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके अंदर बिहेवियर को चेंजेस करना। लाइक आप अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव पर्सन है, आप उसको पॉजिटिव कर दोगे, लेकिन नेगेटिव अगर आप नेगेटिव हो ना, तो सामने वाला कितना ही पॉजिटिव हो, वो आपके अंदर या आप उसके अंदर नेगेटिविटी ला ही दोगे, है ना। तो कुल मिला के आपको पॉजिटिव लोगों के साथ में बैठना है, पॉजिटिव लोगों से पॉजिटिव बातें करनी, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। कुल मिला के इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। नेगेटिव होते हैं ना, हाँ ठीक है हाँ ठीक है, उनको कभी दिमाग के ऊपर हावी मत होने दो। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव लोगों के साथ में बैठो और पॉजिटिव करो। अगर किसी के लिए आप अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा भी मत करो, क्योंकि अच्छा करने से अच्छा है कि उसके साथ आप बुरा कर रहे हो, वो गलत चीज़ है। मान लो कोई पर्सन है, उसके साथ अगर मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं बुरा भी क्यों करूँ, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है। कंपटीशन सब है, सब पढ़ने वाले हैं, आपको हमेशा खुद का सोचना है, खुद से कंपेयर करना है, उसके नंबर इतने कैसे आ रहे हैं या उसके इतने कम ही आ रहे हैं, होशियार ही नहीं है। आपको क्या करना है, उसके कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, आप खुद का देखो, खुद के नंबर आ रहे हैं, मान लो 40 नंबर आ रहे हैं, आपको ट्राई करनी कि अगले पेपर में आपके 45 नंबर आए। ऐसा नहीं कि ठीक है 40 तो आए हैं, अरे 40 तो आगे भाई, आगे 40 के वो 39 ही होंगे, 35 ही होंगे अगर नहीं पढ़ाई करोगे। तो 40 के 45 आप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो, पॉजिटिव लोगों से मिलो, हमसे पूछो, हम बताएंगे ना आपको, आपको क्या पढ़ना है, हम बताते हैं, रोजाना ही बताते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, पहले छोड़ देते हैं हम तो। कुल मिला के कॉम्पिटिशन का अर्थ क्या होता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना उसको छोड़ देते हैं, पढ़ना क्या है, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है आपको। इसके अलावा एक्स्ट्रा कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी बुक है, अभी आपको बताऊंगा यूपी एएनएम के लिए। इसके अलावा आप कहीं से भी पढ़ो, एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ो, थ्योरी पढ़ लिया, रिकॉर्डेड कोर्स पढ़ लिया, उसके बाद में किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास करके, उससे पहले आप खुद के ऊपर विश्वास करोगे, सामने वाले टीचर के ऊपर विश्वास करोगे, और सामने जो इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर आप विश्वास करोगे, तो आपको सिलेक्शन से शायद कोई नहीं रोक सकता है। हो सकता है किस्मत आ जाए बीच में, एक बार आ गई 2 बार आ गई, लेकिन किस्मत को एक दिन तो झुकना पड़ेगा मेहनत के सामने। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखनी है, सुबह जल्दी उठना है, और फालतू की जो नेगेटिविटी है इन चीज़ों से दूर रहना है। उसके बाद में चलते हैं अपन एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की तरफ। मैच द ड्रग विच विथ इट यूज्ड। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो पहले, दवा को उसके उपयोग से मिले हैं। बोला था ना मैचिंग वाले एमसीक्यू देखने को मिल रहा है, मैचिंग वाले एमसीक्यू अपन को कल की क्लास में भी मैचिंग वाले एमसीक्यू बहुत लेके आए थे, और आज भी और देख रहे हैं। आने वाले क्लास के अंदर आपको हर 2-3 एमसीक्यू के बाद में एक मैचिंग वाला एमसीक्यू जरूर मिलेगा। कुल मिला के क्लास को लाइक जरूर करें, क्लास को शेयर करना ना भूलें। क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर अपना रिव्यू जरूर लिखें, इससे आपके अंदर भी एनर्जी बनी हुई रहती है, हमारे अंदर भी एनर्जी बनी हुई रहती है, कुछ न कुछ नया करने की हमेशा हमारी रहती है। कुल मिला के हम भी आपसे सीखते हैं, आप भी हमसे सीखोगे। एक अच्छा टीचर एक अच्छे स्टूडेंट की वजह से बनते हैं, और अच्छे स्टूडेंट की वजह से एक टीचर होता है वो अच्छा बनता है। कोई अच्छा टीचर होता है ना, ऑटोमेटिक पैदा नहीं होता है माँ के कि है ना पैदा होता है कि अच्छा टीचर बन गया। अच्छे स्टूडेंट की वजह से, ब्रिलियंट स्टूडेंट की वजह से एक टीचर होता है, वो भी अच्छा बनता है। आप रेस्पॉन्स दोगे उसके अकॉर्डिंग हमारा जैसे चल रहा है, बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, आए दिन सीखने को मिलेगी, हर एक एमसीक्यू के अंदर सीखने को मिलेगी। चलो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, उसके बाद में राइट आंसर देना इसका कमेंट बॉक्स के अंदर।
अब सर इसका देना कैसे है, ए बी सी और डी। अब ए का कौन सा होगा इसमें से, बी का किसके साथ के मैच कर रहा है, सी का किसके साथ कर रहा है, डी का किसके साथ कर रहा है, जल्दी से बताना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर बोलोगे सर बीच में आ गए। चलो देखो जल्दी से। दवा को उसके उपयोग से मिले, ये तो है अपन की दवाइयाँ मीन्स ड्रग। कौन कौन सी है, पैरासीटामोल। कौन सी मोल है सर, पैरासीटामोल। मेटफॉर्मिन, कौन सी फॉर्मिन, मेटफॉर्मिन। तीसरी है एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। नेक्स्ट है एस्प्रिन। इन सभी ड्रगों को इनके यूजेज उपयोग से मिलाना है। सबसे पहले आप सबको पता है पैरासीटामोल किस कंडीशन में उपयोग में लेते हैं, जब पेशेंट को आ जाता है बुखार। क्या आ जाता है सर, बुखार। बुखार को बोला जाता है फीवर। एक होता है झूठा फीवर, एक होता है रियल फीवर। झूठा फीवर किन को आता है, जिनके अंदर कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई बहाना बना लो ना कि मेरे को बुखार आ रखा है। ठीक है, जैसे मान लो आपका पेपर हो कल, आपको बोला जाता है कल आपके एमसीक्यू टेस्ट है, आप दूसरे दिन आओगे ही नहीं क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की है। कैसे आओगे, नेक्स्ट डे आओगे, कल क्यों नहीं आई बच्चा, तो आप बोलोगे सर बुखार आ गया इसलिए नहीं आया। तो एक दिन में कौन सा बुखार उतर जाता है। स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा ये बहाना बनाते हैं कि सर मेरे को कल बुखार आ गया था, सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अब एक दिन में कौन सी तबीयत खराब होती है, एक दिन में कौन सी सही होती है, ये भी समझ में नहीं आता है। तबीयत खराब है मीन्स 2-3 दिन टाइम लगेगा भाई। तबीयत खराब होती है, हमें नहीं पता चलता है तबीयत का। तो वो होते हैं झूठे बुखार, मीन्स अपन बहाना बनाने के लिए यूज में लेते हैं फीवर या बुखार वर्ड को भी। जो मेटफॉर्मिन ड्रग होती है, ये आप एक देखोगे डायबिटीज मेलाइटिस। क्या होता है सर, डायबिटीज है मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस के टाइप होते हैं दो, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 होता है मधुमेह रोग है, इसके अंदर इंसुलिन की कमी होती है। किसकी कमी होती है, इंसुलिन की कमी होती है। उसकी वजह से जो डायबिटीज होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, वो टाइप 1 में आता है। टाइप 2, इसमें इंसुलिन काम नहीं करता है, इंसुलिन काम नहीं करता है। इंसुलिन तो बॉडी के अंदर है लेकिन काम नहीं करता है। अगर इंसुलिन की कमी है तो अपन क्या देंगे सर, उस बच्चे को या उस इंसान को इंसुलिन देंगे। क्यों देंगे इंसुलिन, क्योंकि उससे डायबिटीज है, डायबिटीज टाइप 1 है, इंसुलिन है ही नहीं, इंसुलिन की कमी है, ग्लूकोज बढ़ रहे हैं, डायबिटीज हो रहा है। इंसुलिन दो को ग्लूकोज कम हो जाएगा तो डायबिटीज क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंसुलिन काम नहीं कर रहा है और इंसुलिन दोगे, इंसुलिन वापस काम नहीं करेगा और ज्यादा क्या होगा, ग्लूकोज है वो बढ़ता जाएगा, डायबिटीज सीवियर होता जाएगा। तो इसमें आपको कुछ ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट यूज में लेते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मीन्स वो एजेंट, वो दवाइयां यूज में लेते हैं जो अपने बॉडी में जाके डायरेक्ट ग्लूकोज को कम करती है। ओरल हाइपो, देखो लिखो पूरा, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। जो ड्रगा या जो दवाइयां अपन ओरली देते हैं हाइपोग्लाइसेमिक होती है, मीन्स ग्लूकोज को कम करने वाली। आपने ली ड्रग, बॉडी में ग्लूकोज को कम कर दिया, मीन्स मधुमेह रोग है उसको सीवियर होने से रोक दिया। ये अपन टाइप 2 के अंदर लेते हैं। कौन सी ड्रग है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। उसका एक एग्जाम्पल है मेटफॉर्मिन, सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग। तीसरा है एमोक्सिसिलिन, ये आपको पहले ही बताया, एंटीबायोटिक होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, संक्रमण है, इनको प्रिवेंट करने का काम होता है। एस्प्रिन, ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, या इसको बोल सकते हैं अपन एनाल्जेसिक है, मीन्स ये दर्द निवारक गोली है। कैसी गोली है सर, दर्द निवारक गोली है, मीन्स दर्द को कम करने वाली गोली है जिसका नाम है एस्प्रिन। मीन्स अपने बॉडी में पेन रिलीव करने का काम है करती है, वो करती है एस्प्रिन। अब आप चलो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ जल्दी से।
तो अपन ने देखा पैरासीटामोल बुखार को कम करती है, मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, डायबिटीज के अंदर यूज में लेते हैं, एमोक्सिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, एस्पिरिन पेन किलर दवाई है। तो इसको ए बी और सी और डी इसमें देखेंगे। ए फॉर ए में क्या है सर, पैरासीटामोल, इसमें 4 नंबर, फिर 2 वाले में 2 नंबर डायबिटीज, फिर 3 वाले में एमोक्सिलिन 3 नंबर, इन्फेक्शन 4 नंबर, एस्पिरिन डी वाले में पेन रिलीफ 1 नंबर। जिसका भी आंसर ये आया या जिसने भी ये आंसर दिया कमेंट बॉक्स के अंदर उन सब का राइट आंसर है। और इसके अलावा जिसका भी गलत हुआ है 2 रीजन हो सकते हैं, ध्यान सुनना, 2 रीजन हो सकते हैं जिनका भी गलत हुआ है। पहला रीजन, आपने या तो क्वेश्चन को अच्छे से समझा नहीं, अच्छे से पढ़ा नहीं। दूसरा रीजन कि आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की, आपको पता हुआ तो भी आपने गलत किया, मीन्स आपने जल्दबाजी की है। हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आपको एक बार पढ़ना है, एक बार राइट आंसर लाना, उसके बाद में एक बार वापस चेक करना है, उसके बाद में आपको राइट आंसर है देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। 4231 4231। उसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू से पहले जो यूपी ट्रिपल एएनएम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए जेएनसी जोधपुर की तरफ से श्योर सिलेक्शन कॉम्पिटिटिव गाइड अवेलेबल हैं। इसको आज ही बाय करें। बाय करने के लिए आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर के ऊपर जाके हमारे ऐप से बाय कर सकते हो, या डायरेक्ट आप 9636032691 पर कॉल और व्हाट्सएप मैसेज करके और अधिक जानकारी ले सकते हो और बुक को बाय कर सकते हो। ध्यान रखना, कॉल और व्हाट्सएप मैसेज है वो मॉर्निंग को 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ही करें, क्योंकि इस दौरान हमारी जो टीम होती है वो अवेलेबल होती है, आपको अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। लेकिन इस बुक में सर ऐसा खास क्या है कि जो यूपी ट्रिपल एस एएनएम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बुक परचेज करनी चाहिए या खरीदनी चाहिए? तो पहली चीज तो इसके अंदर ये पूरी की पूरी बुक है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज, बहुत लैंग्वेज के अंदर, बाई लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीज दूसरी, इसके अंदर जो आपके 38 टॉपिक है उन्हीं 38 टॉपिकों की कंप्लीट टॉपिक वाइज थ्योरी देखने को मिलेगी हिंदी और इंग्लिश में। जैसे टॉपिक नंबर 1 इसकी एक साइड में इंग्लिश में थ्योरी, एक साइड हिंदी में थ्योरी, जैसे कंप्लीट हुआ। टॉपिक नंबर 2 एक साइड हिंदी में, एक साइड इंग्लिश में थ्योरी मिलेगी 38 टॉपिक की थ्योरी। के बाद में इसमें दूसरा आपको देखने मिलेगा MCQ, वही टॉपिक वाइज है, हर एक टॉपिक के MCQ। लाइक पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके MCQ है इंग्लिश में, इस साइड में हिंदी में, नीचे आपको देखने मिलेगी उसकी आंसर है कि। उसके बाद में जैसे पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, टॉपिक नंबर 2 हिंदी में, इंग्लिश में और नीचे आंसर की। तो हर एक पेज के अंदर आपको आंसर की देखने को मिलेगी। मीन जो पेपर पढ़ोगे उसी पेपर में नीचे आंसर की। बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि पन्ने आपको पढ़ने पड़ेंगे और ऐसे देखोगे, ऐसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। 10 क्वेश्चन है एक पेपर में, 10 क्वेश्चन पढ़ोगे हिंदी वाले, सोल्व किए, अब देखो 10 क्वेश्चन के राइट आंसर क्या, मैंने सही दिए क्या, तो आपको वहीं पर देखने मिलेगा। तीसरी चीज इसके अंदर आपको जेएनसी प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट जो आपके यूपी ट्रिपल एस एएनएम को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट साबित होंगे। मीन्स आपने जो पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है, क्या आपके एमसीक्यू सोल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। मीन्स सबसे पहले थ्योरी एमसीक्यू पढ़ा, उसके बाद में इन पेपरों को दोगे आप, टोटल 15 पेपर है, 1500 एमसीक्यू है। कितने एमसीक्यू? 1500 एमसीक्यू। आप इनको कितनी बार ही पढ़ो, लाइक गोला लगा दो, जैसे दूसरी बार पढ़ो, गोले लगाए हुए जो गलत हुए उनको ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में एक और चीज PYQ, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे आपको, टोटल है 5 पे, कुल मिला के ये बुक है 750 प्लस पेज है। इसके अंदर कितने पेज है सर? 750 प्लस पेज है। और ये बुक मिल रही है आपको 649 के अंदर। कितने मिल रही है सर? 649 के अंदर मिल रही है। अभी इसका चल रहा है बम्पर ऑफर। कैसा ऑफर है सर? बम्पर ऑफर, 30% ऑफ मिल रहा है आपको, और स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट को अभी मिल रही है इतने में। बाकी एक्चुअली इसकी प्राइस है
930 रुपये प्लस इसकी प्राइस है, 749 रुपये में मिल रही है। और जो आपको यूपी ट्रिपल एस एएनएम क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और लेकिन सर 750 रुपये ज़्यादा है। अरे बेटा ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि थ्योरी मिल रही है। लोग मार्केट में क्या करते हैं, हिंदी की बुक अलग निकालते हैं, इंग्लिश की बुक थ्योरी की अलग निकालते हैं, एमसीक्यू की अलग निकालते हैं, और इनका तो कुछ अब देखो वही कॉपी पेस्ट किए हुए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हर एक टीचर का वो ब्रेन का पार्ट खंगाला गया है जो आपके यूपी ट्रिपल एस एएनएम को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसके बाद में एक छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन सबसे बड़ा ऑर्गन है? बेटा मार खा गए ना, लीवर और स्किन। चलो ये तो पता है अपन को, ब्रेन तो होगा नहीं। हार्ट, हार्ट तो छोटा सा होता है, इतना सा, अब कैसे बड़ा हो सकता है? स्किन और लीवर में से बताओ। हाँ, सभी का जो भी है ना क्लास को देख रहे हैं, उन सब का दिल खोल के हमारे इस मॉल में, हमारे इस क्लास में, हमारे इस बेमिसाल एमसीक्यू सेशन में, टारगेट एमसीक्यू सीरीज के अंदर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। क्लास को लाइक ज़रूर करें। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किए, आपका फ़र्ज बनता है, क्लास को देख रहे हो तो पहले लाइक ज़रूर करें। ऐसा कुछ नहीं है कि इनका कंटेंट का कुछ भी आपको लग रहा है, लाइक ही तो दबाना है आपको। और क्लास को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका भाई बहन हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका कोई भी मिलने वाला हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपके दोस्त का दोस्त हो या उसका भी दोस्त हो जो एएनएम की तैयारी करें। और इसके अलावा चाहे आप किसी भी एएनएम के ग्रुप में जुड़े हुए हो तो इन्हीं क्लासों का इन्फॉर्मेशन वहाँ तक जरूर पहुँचाएँ कि जेएनसी जोधपुर वहाँ पर एएनएम के लिए, हर एक स्टेट के एएनएम वाले विद्यार्थियों के लिए ये चैनल, ये आपका यूट्यूब चैनल, ये आपकी क्लासें वरदान साबित होगी। आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो रुकना थकना वैसे ही नहीं है आपको, बस हम चलाते हैं वैसे चलते जाओ, जो बोलते हैं वैसे फॉलो करते जाओ। आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। और तैयारी बहुत मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग होगी। बाकी वाले बोलते हैं हम सिलेक्शन देंगे, हम तो बोल रहे हैं आपको रैंक देंगे। सिलेक्शन लेना तो इजी बात है, सिलेक्शन के अंदर रैंक लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो सिलेक्शन के साथ साथ आपको रैंक भी देने के लिए ये कंटेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। तो कुल मिला के यहाँ पर पूछा गया है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चलो एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, ऐसा पूछा जाता है ह्यूमन बॉडी का या मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, या ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। सबसे बड़ा अंग है लीवर, सॉरी स्किन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अपन का स्किन, त्वचा।
मानव शरीर का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपको बोलना है लीवर। लेकिन मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक है, मीन्स इंटरनल, इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? तो आपको बोलना है मानव शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, वो तो है लीवर, यकृत। यकृत होता है अपन के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, आंतरिक अंग होता है, और जो अपन के प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर, इस साइड में मीन्स राइट साइड में, एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर, ऐसा नहीं इस साइड में ना, एब्डोमिनल कैविटी इसमें 4 क्वाड्रेंट बांटते हैं। तो राइट अपर क्वाड्रेंट स्टोमक के आमने सामने खड़ा रहता है यहाँ पर, मीन्स राइट वाले लंग्स के जस्ट नीचे, डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और राइट वाले किडनी के जस्ट ऊपर। तो यकृत अपन के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, दूसरा सबसे बड़ा अंग है अपने बॉडी का। लेकिन सबसे बॉडी का बड़ा अंग कौन सा है? स्किन। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना है, बस ध्यान रखना है, उसके बाद में इसका राइट आंसर देना है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर अडल्ट? व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर अडल्ट? बड़े लोगों में रक्तचाप की सामान्य सीमा क्या है? चलो तब तक ये क्वेश्चन पढ़ो, मैं बता देता हूं। नवजात का नॉर्मल ब्लड कितना होता है, ब्लड प्रेशर? नवजात का नॉर्मल या सामान्य रक्तचाप कितना होता? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको एग्जाम में तो क्या बोलोगे? तो आपको बोलना है सर 75/55 mmHg। 75 से 55 mmHg। 75 है, ये सिस्टोलिक बीपी है, सिस्टोलिक है बीपी मीन सिस्टोलिक रक्तचाप है। ये है डायसिस्टोलिक है, डायसिस्टोलिक है रक्तचाप। लेकिन आपको अडल्ट के अंदर बताना है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे अपना बीपी भी क्या होता है सर, बढ़ता है। नॉर्मल न्यूबॉर्न का है कम, चाइल्ड का बहुत ज़्यादा कम होगा। उसके बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, अपन की रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ता है। और अडल्ट एज में जाने के बाद में महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर बहुत सारी हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम देखने मिलती है, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम देखने मिलती है। जो भी करना है 30 साल की उम्र तक कर लेना, क्योंकि 50-60 साल अपनी लास्ट उम्र है अपने, इससे ज़्यादा शायद ही अपन का खान पान ऐसा हो गया कि अपन जी पाएंगे, है ना। तो कुल मिला के 30 साल है अपनी मध्यम एज प्रेजेंट टाइम की, जनरेशन की। तो जो भी आपको करना है, जहाँ पर भी लगना है, जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है, जितनी भी पढ़ाई करनी है, 30 साल तक कुछ करके बन जाओ। उसके बाद में आयदी लाइफ निकल जाती है समथिंग समथिंग। उसके बाद में 50 साल के बाद में बहुत सारा हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, कैंसर की प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है, अनगिनत है। तो कुल मिला के एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है, बीपी बढ़ती है। ये सर कम है, ये बहुत ज़्यादा है, ये भी क्या है, कम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी। नवजात का याद रखना जरूर, 75/55 mmHg। और जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे अपन का रक्तचाप भी क्या होता है सर, बढ़ता है। व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन? चलो बताओ जल्दी से। मानव में गर्भावस्था या गर्भकाल अवधि की सामान्य अवधि क्या होती है? देखो इतना कंफ्यूज होंगे, 36, 38, 40, 42। देखना आप क्या बताते हो, बीच वाला आंसर देना। इतना ही बोलूंगा, बीच वाला आंसर देना। बीच वाला कौन सा देते हो, चलो देखते हैं अपन जल्दी से।
मानव में गर्भावस्था की सामान्य अवधि होती है। व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बॉडी। जल्दी से बताओ। मानव में गर्भावस्था की सामान्य अवधि होती है। चकरा गए ना सारे। आपने ये भी सुना होगा, 40 भी सुना होगा, 42 भी सुना होगा, 38 भी सुना होगा, लेकिन आपको हमेशा याद रखनी है सिंगल वैल्यू 38 से 42 वीक नॉर्मल सामान्य अवधि होती है या ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का। अगर आपको ऑप्शन में अगर ये सारे वैल्यू देखने को मिले तो आपको हमेशा 38, 40, 42 तीनों में से प्रीफर करना, वो करना आपको 40 वीक। तो सिंगल वैल्यू हमेशा 40 वीक बोलोगे आप, जैसे 9 मंथ बोलते हो ना, 9 मंथ और प्लस 7 डे, उसी प्रकार आप सिंगल वैल्यू क्या बोलोगे सर, 40 वीक, 40 सप्ताह के ऊपर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। आज कंसेप्शन हुआ, ठीक है सर, 40 वीक के बाद में नन्ना मुन्ना बच्चा देखने को मिलेगा। तो 38 से 42 याद रखना, और सिंगल वैल्यू में 40, तो 36 प्रीटर्म होगा। 42 और 38 से अच्छा ऑप्शन है बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर, बी। अगर आपको इनके अलावा अगर बात करें ना, अगर ट्राइमेस्टर की, किसकी बात करते हैं सर, ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर होते हैं टोटल 3, पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा और तीसरा ट्राइमेस्टर। पहला ट्राइमेस्टर 0 से 12 वीक तक, दूसरा 12 वीक से 28 वीक तक, या 13 बोलेंगे यहाँ पर, 13 वीक से 28 तक, तीसरा 29 वीक से 40 वीक तक। नॉर्मल ट्राइमेस्टर 3 होते हैं, पहला होता है 0 से 12 वीक पर, दूसरा होता है 13 से 28 वीक 28 वीक, तीसरा 29 वीक से 40 वीक। तीनों याद रखना आपको, ट्राइमेस्टर और नॉर्मली 40 वीक, और थोड़ा डिटेल में 38 से 42। इसके अलावा एक होता है प्री टर्म और पोस्ट टर्म। तो इसे तो क्या बोलेंगे, टर्म। प्री टर्म को बोलेंगे जब बच्चा जन्मेगा जल्दी, कितना जल्दी, 38 वीक से भी कम पहले, तो उसको बोलते हैं प्री टर्म। पोस्ट टर्म किसे बोलेंगे, जब बच्चे का जन्म 42 वीक से बाद में हो, उसे बोलते हैं अपन पोस्ट टर्म। प्री टर्म और पोस्ट टर्म, 38 वीक से पहले प्री टर्म मीन्स जो बच्चा दुनिया जल्दी देखता है, जिसको बाहर आने की जल्दी चाहत होती है, पापा मम्मी से मिलने की ज़्यादा चाहत होती है, और मम्मी पापा को भी अपने बच्चे की चाहत जल्दी होती है, मीन्स प्री टर्म हो जाता है 38 वीक से पहले, प्री पहले, पोस्ट बाद में, 42 वीक के बाद में बच्चे का जन्म होता है, उसे बोलते हैं पोस्ट टर्म। बीच वाले को बोलते हैं अपन टर्म। उसके बाद में चलते हैं आपको नेक्स्ट है एमसीक्यू की और। अच्छा, उससे पहले आप सभी के लिए जेएनसी जोधपुर लेके आया है श्योर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं, जो BTSC BR की तैयारी कर रहे हैं, जो ओडिशा की तैयारी कर रहे हैं, जो UPSSC की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए डिफरेंट सिलेबस के अनुसार डिफरेंट प्रीवियस ईयर पेपर और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कौन से MCQ पढ़ सकते हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई जेएनसी की श्योर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। महिला सशक्ति कार्यकर्ता बनना है तो जेएनसी के साथ। तो कुल मिला के ये जो टेस्ट सीरीज है आपको टोटली पड़ेगी 149, 149 रुपए के अंदर। और इसमें टोटल आपको टेस्ट कितने मिल रहे हैं, 15 टेस्ट मिल रहे हैं। एक और खासियत इन टेस्ट सीरीजों की, ये टेस्ट सीरीज आपको हिंदी और अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगी। 15 टेस्ट मिलेंगे 149 रुपए के अंदर मिल रही है टेस्ट सीरीज। सर इसको बाय तो करना चाहते लेकिन करे कहाँ से, तो सबसे पहले आपका फोन का लॉक खोलना है, प्ले स्टोर को खोलना है,
प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, सर्च करना है जेएनसी जोधपुर। क्या सर्च करोगे? जेएनसी जोधपुर। और जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है सर? ऐप डाउनलोड करना है, लॉगिन साइन इन करोगे और उसके बाद में ये सारी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। वहां से डायरेक्ट बाय कर सकते हो या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9636 032 691 पर कॉल और व्हाट्सएप मैसेज करके और अधिक जानकारी ले सकते हो, टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हो। तो कुल मिला के अगर आपने कहीं से भी थ्योरी पढ़ा है, अगर आपका बेसिक वीक नहीं है मीन्स मजबूत है, अगर बेसिक वीक है तो आपको कुल मिला के पहले कंप्लीट कोर्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने कंप्लीट कोर्स पढ़ लिया तो थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज बाय करो, एक एक टेस्ट दो, एक एक टेस्ट का मूल्यांकन करो। इस टेस्ट में मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने गलत हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं ये चीज भी देखना। या मैंने क्या तुक्के मारे, या क्या मैंने ऐसे ही फेंके, या मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, या मेरे कंसेप्ट बिल्ड नहीं है। तो कुल मिला के ये टेस्ट सीरीज आपको नेगेटिव मार्किंग से बचाएगी। मेन चीज क्या है सर? प्रैक्टिस ज्यादा करने से, मॉडल पेपर ज्यादा देने से, श्योर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज लेने से पहला फायदा, सबसे ज्यादा फायदा, प्राइमरी फायदा नेगेटिव मार्किंग, उसको आप कम करोगे। नेगेटिव मार्किंग को बचाने के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। आपका एक ही वर्ड होगा सर, टेस्ट सीरीज जरूरी क्यों है? नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी चीज है, आपको एग्जाम से पहले एग्जाम अच्छा ऐसे आएगा, आपका कॉन्फिडेंट है वो बिल्ड करने के लिए ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको आने वाले एग्जाम के अंदर बेहतर से बेहतरीन बनाने की तैयारी करने के लिए, या कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, नेगेटिव मार्किंग रोकने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज फास्टेस्ट? नेक्स्ट एमसीक्यू, ध्यान से पढ़ना, उसके बाद में राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। Which route of drug administration is the fastest? एक चीज, क्लास कंप्लीट होने के बाद में सभी अपना रिव्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो, इतने भी बदमाश मत बनो। आप देख लेना कोई भी क्वेश्चन आपके रिपीट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो हम भी आपसे ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। आपकी 1 घंटे की क्लास प्रिपेयर करने के लिए हमें 2 घंटे तक इसमें लगना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन को देखना पड़ता है, इंग्लिश को हिंदी बनानी पड़ती है, हिंदी को इंग्लिश बनानी पड़ती है, टाइप करना पड़ता है। कुल मिला के 2 घंटे से ज़्यादा टाइम यूज में लेते हैं। तो कुल मिला के आपके ये जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है या टारगेट एमसीक्यू है वो प्रिपेयर होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन छोटे जरूर है क्योंकि आपके एएनएम का लेवल है, उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। मैचिंग वाले एमसीक्यू भी आते हैं, कुछ बड़े एमसीक्यू भी आते हैं। सारे के सारे अगर आपको हार्ड या बड़े एमसीक्यू लेके आएंगे तो आपका भी मन इतना नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ाई करना वैसे इजी है, उतना उतना हार्ड है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज फास्टेस्ट? विच रूट, कौन सा रूट? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स दवा प्रशासन का कौन सा मार्ग सबसे तेज है? सबसे तेज ओरली देंगे। अब देखो ओरली देंगे तो पहले तो ओरली द्वारा इसोफेगस में जाएगी, स्टोमक में जाएगी, फिर अपनी इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर वहां से पोर्टल वेन द्वारा लीवर में जाएगी, फिर अपने बॉडी में पहुंचेगी। मीन्स खूब सारा टाइम लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा सबकुटिनियस इसमें भी स्लो होता है, इंट्रामस्कुलर इसमें भी स्लो होता है, लेकिन आईवी रूट इंट्रावेनस रूट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर? बी होने का रीजन क्या है कि आईवी लगाया 2 से 4 मिनट के 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा इफेक्ट आ जाएगा बॉडी के अंदर। जैसे मान लो हार्ट रेट कम हुई है, एट्रोपिन सल्फेट दो, अगले 3-4 मिनट में हार्ट रेट आपकी बढ़ जाएगी। ट्राई मत करना, बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के अगर आपको ओवरऑल पूछा जाता है ना कौन सा रूट सर फास्टेस्ट, फास्ट है या फिर फास्टेस्ट है या तेज है, तो आपको डायरेक्ट बोलना इंट्रावेनस, नस के माध्यम से जो दवाई देंगे ना वो सबसे तेजी से काम करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है सर? बी इंट्रावेनस। उसके बाद में आज की अपनी क्लास का लास्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, राइट आंसर देना है बिना कोई फेस्ट किए।
विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज ट्यूबरकुलोसिस, टीबी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है? क्या स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होती है? क्या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है? क्या ई कोलाई के कारण होती है? क्या स्टेप्टोकोकस ऑरियस के कारण होती है? तो आपको पता है ई कोलाई की वजह से तो क्या होता है सर, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो इसकी वजह से सर टीबी होती नहीं है। स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस ओरियस इनकी वजह से भी टीबी नहीं होती है, इसकी वजह से न्यूमोनिया है, अपन के सोर थ्रोट है। और स्टेफिलोकोकस ओरियस इसकी वजह से भी बहुत सारे संक्रमण देखने को मिलते हैं, रेस्पिरेटरी संबंधित हैं। दिमाग के अंदर मेनिंजाइटिस है, उनमें भी इनका रोल रहता है, दिमागी इन्फेक्शन या दिमागी संक्रमण मेनिंजाइटिस भी बोला जाता है। लेकिन टीबी होता है वो आप सबको पता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर, बी। और इसका होने का रीजन क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एक प्रकार का एरोबिक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया? एरोबिक, अपने बॉडी में आ गया, फेफड़ों में चला गया, अपन सांस लेना बंद करेंगे नहीं, जैसे जैसे सांस लेंगे ये बेटा क्या करता है कि ऑक्सीजन लेता रहता है, और ऑक्सीजन लेता लेता ये ग्रोथ करता जाता है, और ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट करता है, साथ साथ रिप्रोडक्शन करता है, और साथ साथ में जिंदा रहता है, अपने बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड कोज करता है, और जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। तो आज की अपनी क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन। बने रहे जेएनसी जोधपुर के साथ में, मिलते हैं एक कल और धमाकेदार सेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। क्लास खत्म होने के बाद में अपना रिव्यू, प्यारा सा रिव्यू कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पुट करें। थैंक यू सो मच।